अस्सलाम सो जी हम कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का पोर्शन जिसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ये ऑर्गेनिक डस्ट से होने वाली डिजीज़ है। और रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की डिटेल ना इसी प्लेलिस्ट के अंदर स्टार्ट में मैंने डाली हुई है। तो वहाँ से मतलब जब हम बोलूँ कि रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है डिजीज़ का, तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज उस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ काफ़ी अच्छे से बोल के। अच्छा, अब देखते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्या होता है। ये ऑर्गेनिक डस्ट से होता है जो कि यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है। और इसके अंदर ये होता है कि इसमें ना कोई जैसे पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि जैसे वो कोई पिजन उसने अपने घर में रखे हुए हैं या कोई भी उसकी पेट हिस्ट्री होगी। हम इसको पहले क्लिनिकल सिनेरियो की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ से फिर जो है ना वो हम अपना थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इसको देख के फिर हम टॉपिक करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि जी 35-year-old मेल है हु इज़ फाउंड ऑफ कीपिंग पिजन्स प्रेजेंटेड विद low grade fever and dry cough for 3 months. On examination, he has clubbing and bilateral and inspiratory crackles and inspiratory squeaks predominantly in around apices and intercapsular region. ठीक है, अब हमारा इसका डायग्नोसिस वो पूछ रहे हैं। अब यहाँ से जो है ना वो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। 35 ईयर का है ये, ठीक है, मेल है, ठीक है। कुछ डिजीज़ होती हैं जो फीमेल में कॉमन होती हैं, लाइक सार्कोइडोसिस का हमने देखा तो वो फीमेल प्रीडोमिनेंट है। बाकी मोस्टली रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ जो है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होती हैं। अब देखिए इसने घर में कबूतर रखे हुए हैं। इसके अलावा इसको अब के बता रहे हैं कि जो बुखार हुआ है, खांसी है, इसको 3 महीने से है, क्लबिंग हो रही है हैंड पे, बायलेटरल एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स। ये पक्की जो है ना फाइंडिंग यानी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की। तो हमें इतना पता चल रहा है कि हम रिस्ट्रिक्टिव की तरफ जो है वो जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अब आप देखें कि यहाँ पे एक जो पिजन्स की हिस्ट्री है ना, ये भी हमें सजेस्ट कर रही है कि कौन से वाला यहाँ पे है कि यहाँ पे बर्ड की वजह से वो उसके जो ऑर्गेनिक डस्ट है वो इनहेल करने की वजह से उसको सारी चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट कर रही हैं। और ड्राई कफ है इसको, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ नहीं है, 3 मंथ्स की हिस्ट्री है, हल्का हल्का बुखार है। ये चीज़ें जो है ना ये सजेस्ट करिए हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को। इस तरह से जो है ना पेपर में वो आपको क्वेश्चन देता है, खास तौर पे ये वाली जो फाइंडिंग है ना बायलेटरल एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद उसने बाकी पार्ट्स देख लेते हैं। एक तो उसने डायग्नोसिस पूछा है, यानी कि हमें पहले पार्ट के लिए ना हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स का पता होना चाहिए, तभी हम डायग्नोसिस कर सकेंगे। सेकेंड उससे पूछा राइट डाउन अ लिस्ट ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशंस विद एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स, यानी हम इसके इन्वेस्टिगेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने मैनेजमेंट पूछी है। तो हम देखते हैं कि ज़रा हम इसको किस तरह से लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन को। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है किससे? ऑर्गेनिक डस्ट से होता है। और ये एक्सट्रिंसिक एलर्जिक एल्वेलाइटिस भी इसको कहते हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरी डिजीज़ है ना वो इनऑर्गेनिक जो है पोर्शन है उसको इन्वॉल्व करी होती है। और इसमें क्या है, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अब इसमें होता है क्या है कि जी फार्मर इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स लिखे हैं कि जी ये फार्मर्स लंग है, वो किससे कि जी मोल्ड है या घास है उससे हो रहा है। थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होगा इसमें। इसी तरह से बर्ड फैंसियर्स लंग होता है, बिजिनोसिस होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वालों को। इसी तरह से बेगाजोसिस भी होती है, ठीक है। फिर शुगर मिल में काम करने वालों का भी होता है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक डस्ट है ना वो सारे जो है वो कोई ना कोई डिसऑर्डर कर सकते हैं, जिसको ओवरऑल हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, बिकॉज ये कर क्या रही हैं, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर रही हैं अंदर जाकर, ठीक है। और ये इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स जो क्रिएट कर रही है ना उसको, इस डिज़ीज़ को हम ओवरऑल जो है वो ये नाम दे देंगे। और तकरीबन जो डिजीज़ है ना इनके रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ का थोड़ा बहुत सिमिलर पैटर्न होगा। जहाँ पे चीज़ें फ़र्क आएंगी वो मैं आपको बता दूँगी। साइन एंड सिम्टम्स से आपने उसको करना है। और बाकायदा तौर पे जब भी कोई रेस्पो का पेशेंट आता है हम उससे पहला सवाल ये पूछते हैं कि घर में कोई आपने पेट्स वगैरह तो नहीं रखे हुए। अच्छा, फिर है हमारे पास चीज़ वर्कर्स लंग, ठीक है, और ये उनके एंटीजन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। हम क्लिनिकल फीचर्स ये है कि जी एक्यूट हो सकता है। एक्यूट ये हो सकता है कि अगर तो बहुत ज़्यादा एंटीजन लोड है तो वो एक्यूटली प्रेजेंट करेगा, उसको वही नज़ला ज़ुकाम इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होंगे, बुखार होगा, सर दर्द हो रही होगी, खांसी होगी, डिस्निया होगा, ठीक है, सांस लेने में मुश्किल होगी, और वीज़ होती है जो स्ट्रेच के बगैर आती है, ठीक है, वो आ रही होगी, ल्यूकोसाइटोसिस होगा। जब आप उससे पूछेंगे तो बाकायदा वो आपको पेट्स की या जो है वो बर्ड्स की हिस्ट्री जो है वो आपको देगा, या उसकी कोई ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जो है वो आपको बताएगा कि जी मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। इस तरह से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जब रेस्पो का पेशेंट आता है तो आप जो करवाते होती है चेस्ट एक्सरे।
चेस्ट एक्सरे पे आपको पैची एयर स्पेस जो है ना वो मिल जाएगी। HRCT करवाओगे और ये करैक्टरिस्टिक जो है वो बायलेटरल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है ना वो आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आप देखते हैं ये है एक्यूट। एक्यूट में तो एंटीजन ज़्यादा होता है। फिर इसकी दूसरी फॉर्म है क्रॉनिक। क्रॉनिक में होगा कि एंटीजन कम है आपका, लेकिन जो है ना अब इसके अंदर एंटीजन कम है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जमा हो रही हैं, प्रोग्रेसिवली जो है ना वो डिस्निया डेवलप कर रहा है। जब होता है ना एक्यूट, एक्यूट का ना एक ये चीज़ है कि ये होता जल्दी है, इसको मैनेज भी जल्दी कर लिया जाता है। जो क्रॉनिक होता है ना ये आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है और पता नहीं चलता कि भाई अंदर कोई काम जो है वैसे चल रहा है। एट द एंड ये कि प्रोग्रेसिवली ये रिस्पिरेटरी फेलियर करवा देता है। और ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग यही कि एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल्स जो है ना वो हमें सुनाई देंगे जब हम उससे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब हम उसके साथ कोरिलेट करके जब हम उसकी चेस्ट को सुनेंगे हमें क्रैकल्स सुनाई देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि क्रॉनिक है ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा देता है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें इन्वेस्टिगेशन, देखें कुछ चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ की सेम है, मतलब उनमें इतना फ़र्क नहीं है। अब जैसे सार्कोइडोसिस इंपॉर्टेंट था, मैंने अलग से कवर करवा दिया। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ये भी आया हुआ है, तो ये अलग से कवर करवा रही हूँ। चेस्ट एक्सरे जो है वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस उसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिल जाएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न मिल जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, HRCT जो है उसके अंदर भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपको मिल जाता है। ठीक है, और एक्यूट में WBC आप काउंट वगैरह करवाते हो, अगर एक्यूट है तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाता है। तो यही इसकी इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है वो आप कैसे करेंगे? सब इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जी उसका जो एजेंट है ना, जो ये कर रहा है, उस एजेंट को रिमूव कर दो। हम पेशेंट से कहते हैं कि जी अपना जो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो ठीक नहीं है, आप उसको चेंज कर लें। घर पे अगर परिंदे वगैरह रखे हुए हैं तो वो आप जो है वो ना रखें। फिर डस्ट मास्क जो है ना वो यूज़ करें, कि उससे क्या होगा कि जी डस्ट जो है आप उससे बचे रहेंगे। एक्यूट जो होती है ना चीज़, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ। ये तो हो गया कि बचना है कैसे। मैनेजमेंट इसी तरह से करनी है कि जी उसका ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना ये, तो स्टीरॉइड्स जो हैं वो इसमें वर्क करेंगे। स्टीरॉइड्स दे देते हैं एक्यूट फॉर्म में, वो काम कर जाते हैं। और अगर उसको ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हाइपोक्सीमिक हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पे लगा देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है ना वो काम करेगा वो ये कि जो एजेंट है ना उसको हटाएं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जैसे आपने पहले ही पढ़ा है, क्रॉनिक है ना अगर, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगर मतलब ज़्यादा प्रोलॉन्ग फॉर्म में अगर डिजीज़ चलती है तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी जा सकता है पेशेंट, अगर वो इसको बिल्कुल डील नहीं करता और वो अपना ऑक्यूपेशन जो है वो लेके बैठा हुआ है।